Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video we will be covering the chapter first of ACCA F4, and the name of the chapter is English Legal System. So guys, first thing, I'm extremely sorry कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. I'm really sorry guys. मैं एक्चुअली मेरे को स्टूडेंट्स was telling me about to make videos of F7 as early as possible. तो मैंने F7 स्टार्ट कर दी. फिर F7 में हर रोज़ बच्चे बोलते थे सर नेक्स्ट वीडियो डालो. सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. लिमिटेड टाइम. आई एम दी ओनली वन हु इज़ मेकिंग वीडियोज़. सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बट टुडे आई गॉट टाइम. तो मैं इस चैप्टर की वीडियो बना रहा हूँ एंड आई विल ट्राई. एक वीडियो में तो नहीं ख़त्म होगा बट आई विल ट्राई टू कवर काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की. तो आई वुड से कि तुम सारे एक बार इस चैप्टर को थॉरोली खुद भी ज़रूर पढ़ लेना. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले इसमें आता है हमारा क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ. ये सब चीज़ें क्या होती है हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन ऑफ लॉ. सो लॉ बेसिकली क्या होता है. लॉ जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट जैसे लीगल सिस्टम है हमारा. लीगल सिस्टम ने डिफाइन किया हुआ है कि ये चीज़ करना सही है, ये चीज़ करना गलत है. अगर लोग बेसिकली सही के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता. बेसिकली लीगल में बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें हमारी गलत है जो हमें नहीं करनी. अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे अगेंस्ट केस हो सकता है. ठीक है, हमारे को पेनल्टी देनी पड़ सकती है. हमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, दैट इज़ हम जेल जा सकते हैं. दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो लीगल सिस्टम में जो जो चीज़ें डिफाइंड है वो हमें नहीं करनी. तुम्हें इसमें ये नहीं देखना कि क्या क्या इलीगल है क्या लीगल, तुम्हें सिर्फ ये मतलब पता होना चाहिए. सो लॉ बेसिकली क्या होता है. अब लॉ में लिखा हुआ है कि ये चीज़ गलत है. सो हाउ वी डिफाइन लॉ. द प्रिंसिपल एंड रेगुलेशंस established in a community by some authority and applicable to its people, whether in form of legislation or of custom and policies recognized and enforced by a judicial decision. मतलब लॉ का मतलब ये होता है कुछ प्रिंसिपल्स और रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने हैं, अथॉरिटी ने लगाए हुए हैं. और वो लॉ कैसे बना है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट सिनारियोज हुए थे जिसकी वजह से वो लॉ बना था. तो अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि लॉ बनता कैसे है गाइस. अब हुआ क्या था, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में मेरे को जाना ज़रूरी है. सो व्हाट हैपेंड वाज, जैसे अभी कंट्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई स्टडीज़ नहीं है, नथिंग इज़ देयर. जैसे पुराने गांव टाइप होते थे जहाँ पे किसी को सही गलत की पहचान नहीं होती थी, क्या सही है क्या गलत. तो होता क्या था, अगर इन दोनों इंसानों में जैसे लेट्स से कोई फाइट हो गई. ठीक है, ये कह रहा है मैं सही हूँ, ये कह रहा है मैं सही हूँ. दोनों के पास अपने अपने फैक्ट्स हैं. अब ऑब्वियसली अगर कोई बीच में थर्ड पर्सन नहीं आएगा तो ये तो लड़ते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसको लग रहा है ये सही है, इसको लग रहा है ये सही है. अब थर्ड पर्सन वो कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा. ये दोनों तो डिसाइड करेंगे नहीं कि उसको बुला लो, चल आजकल दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई होगी, चल उससे पूछ ले. भाई क्यों उससे पूछ ले, अगर इसने इसका साथ दिया तो ये इसे पीट देगा, अगर इसने इसका साथ दिया तो भाई ये इसे पीट देगा. तो जो मिडिल मैन ये होता है, दिस शुड नॉट बी अ कॉमन मैन, या इट शुड बी सम पर्सन जो बिल्कुल जिसका कोई एसेस कुछ बैकग्राउंड स्ट्रांग ना हो. सो जैसे पुराने गांव में छोटी जगहों पे क्या होता था कि एक पंचायत होती थी, जैसे इंडिया में होती है पंचायत. सो पंचायत क्या होती है, पंचायत मीन्स गांव में जो सबसे बड़े लोग होते हैं, सबसे बड़े एज वाइज लगा लो या एक्सपीरियंस वाइज, जो गांव में बहुत पुराने होते हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे जितने भी हो सकते हैं, 10-12 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50, कोई भी. ठीक है, और ये ऐसा इनमें से इन दोनों का कोई रिलेटिव नहीं होगा. मतलब अगर इनका रिलेटिव कोई होता है तो उसको इसमें से बाहर निकाल देते हैं कि तुम रिलेटिव हो, तुम यहाँ से निकल जाओ. सो होता क्या है, ये दोनों पूरी पंचायत के आगे अपने अपने व्यूज़ रखते हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये था वो था. अपने व्यूज़ देगा, अपने फैक्ट्स देगा. इसने अपने व्यूज़ दिए, अपने फैक्ट्स दिए. तो पंचायत जैसे कहते हैं ना, अंत में दोनों का सुनने के बाद एक नतीजे पे पहुंची, एक सॉल्यूशन पे पहुंची कि हमारे अकॉर्डिंग ये सही है, ये गलत. दैट मीन्स जो काम इसने करा है वो गलत है. ठीक है, जो काम इसने करा है वो गलत है और ये काम सही है. या हो सकता है सिर्फ एक ही बंदा पकड़ा गया हो उल्टे काम करता हुआ, ये प्रूफ कर रहा है कि वो काम सही है.
पूरी पंचायत ने जब देखा, उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, ये काम गलत है, ये नहीं करना, दिस थिंग इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये सही नहीं है। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी के घर में लड़की होती थी, ठीक है, गर्ल चाइल्ड होता था, तो बहुत पुराना टाइम है, गर्ल चाइल्ड को फिर वो उस घर में मतलब एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। दे नेवर एक्सेप्ट अ गर्ल चाइल्ड, सब कहते थे कि लड़का होना चाहिए। तो जब ये चीज़ हुई तो इसने कुछ गलत कर लिया। जैसे मान लो, जस्ट प्लीज़ डोंट फील नेगेटिव, जस्ट ऐसे कि इसने क्या किया, इस गर्ल को किसी और को दे दिया, अपने भाई को या किसी को, ठीक है, या जैसे कहते हैं आप पुराने मूवीज़ देखते थे कि मंदिर के बाहर छोड़ा, ऐसा कुछ गलत कर लिया। तो जब ये चीज़ पूरी पंचायत के आ गई तो पंचायत ने इसको पकड़ा और इसको बोला कि ये चीज़ गलत है। मतलब पहले ये चीज़ जब मर्जी हो रही हो, लेकिन जब पंचायत के सामने ये बात आई तो पंचायत ने पकड़ लिया कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो जब ये सिचुएशन हुई कि ये चीज़ गलत है, तो उसके बाद एक तरह से उस गांव का ये रूल बन गया कि अगर कोई भी लड़का, कोई भी इंसान जिसके घर में लड़की हुई है, वो कुछ भी ऐसा करता है तो ये चीज़ गलत होगी और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक तरह से बोला जाता है लॉ। वो लॉ बना कैसे है कि एक कम्युनिटी थी, कम्युनिटी के अंदर लोगों ने जब कुछ देखा गलत हो रहा है तो एक अथॉरिटी बनी। अब अथॉरिटी कहाँ से आई? ये लॉ इज़ लाइक अ प्रॉपर अथॉरिटेटिव टर्म। ये तो जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पुराने ज़माने में ऐसे होता था, ठीक है, पहले पहले ऐसे रूल्स बनते थे। तो करते करते धीरे धीरे जब बहुत सारी चीज़ें पंचायत के सामने आती रही तो धीरे धीरे इन्होंने एक लिस्ट बनाई कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, जो भी फैक्ट्स है। तो लॉ इस तरह से बना। जब भी कोई नई चीज़ होती है, अब हमें नहीं पता कि वो गलत है कि सही है, वी डोंट नो दैट इज़ राइट और रॉन्ग, अगर आज तक वो चीज़ कभी हुई ही नहीं। तो जब वो चीज़ होती है तब लॉ में देखा जाता है कि वो सही है कि नहीं, कि कोई अगर उसके अगेंस्ट केस करता है कि नहीं करता। जैसे पहले पहले क्या होता था, पहले पहले जो नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन या इन सब पे जो सीरियल्स आते थे या सीरीज़ आती थी, इन सब में जैसे आजकल गालियाँ काफ़ी कॉमन है, ठीक है, वो गंदी गंदी गालियाँ देते रहते हैं। तो पहले कभी इन्होंने ये चीज़ रोकी नहीं। तो जब ये चीज़ लॉ के सामने आई ही नहीं, लॉ के सामने रूल बना ही नहीं, तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई बोल ही नहीं था। लेकिन जब किसी एक बंदे ने इसके अगेंस्ट केस कर दिया कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, गालियाँ दे रहे हैं, इससे जो बच्चे हैं उनके मेंटल माइंड में नेगेटिव चीज़ें जाती हैं। आजकल, पहले एक टाइम होता था कि जब हम गाली देते थे तो बहुत बुरा लगता था, सुनने में भी बुरा लगता था। आजकल तो कॉमन हो गई है गालियाँ, बच्चा 2-3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो भी गालियाँ दे रहा होता है। सो दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग। तो ये कल्चर डिवेलप हो गया। तो अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, केस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लॉ में जो अथॉरिटी है वो चेक करेगी कि क्या ये सही है या गलत। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो एक लॉ बना देगी कि जैसे इंडिया के अंदर अगर कोई भी सीरीज़ है तो उसमें गालियाँ नहीं होंगी, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस तरह से पहले लॉज बनते थे, रूल्स बनते थे, ठीक है। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे करते करते जब ये पंचायत थी, अब पंचायत तो सिर्फ एक गांव की थी, अब जब ये गांव बड़ा हुआ, शहर बना, सब कुछ बना, तो लोग और बड़े होते चले गए। तो उसमें से कुछ लोग हायर लेवल पे चले गए, जैसे कुछ लोग वहाँ के एग्जाम्पल मेयर बन गए, कुछ वहाँ के जैसे पॉलिटिक्स में आ गए, कुछ आगे, कुछ कोर्ट्स में चले गए। तो ये प्रॉपर रिटन लैंग्वेज लॉ में लिखा गया कि ये चीज़ गलत है और ये सही है। अगर किसी इंसान ने गलत काम करा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। दिस इज़ हाउ लॉ वॉज मेड। तुम्हें बैकग्राउंड मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि जब तुम्हें बैकग्राउंड पता हो तो तुम लॉ भी ठीक से समझ पाओगे, ठीक है। तो डेफिनेशन इज प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशन established in a community by some authority and applicable to its people, whether in the form of legislation or of custom and policies, recognized or enforced by a judicial decision। के पहले एक डिसीजन हो चुका है उसके अगेंस्ट, इसीलिए ये चीज़ गलत है या ये सही है। अब टाइप्स ऑफ लॉ, इंग्लिश लीगल सिस्टम डिस्टिंग्विश सेवरल टाइप ऑफ लॉज। द वन वी विल लुक एट आर, एक होता है कॉमन एंड इक्विटी, एक होता है प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ, एक क्रिमिनल एंड सिविल। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिकली हमें सिर्फ मतलब पढ़ना है। सो सबसे पहले आता है कॉमन लॉ एंड इक्विटी। तो कॉमन लॉ क्या होता है? तो जैसा मैंने तुम्हें एक पंचायत के बारे में बताया था पहले, ऐसे ही इंग्लिशमैन क्या करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते थे। जैसे ये कंट्री है,
अभी कंट्री में कोई लॉज रेगुलेशंस वगैरह कुछ नहीं बने, ये बहुत पुरानी बात है। अब तो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ रिटर्न है हमारे पास, पूरी बुक है हमारे पास। बट पहले तो बुक नहीं थी ना, कभी तो शुरू हुआ होगा। तो क्या हुआ था, उस कंट्री के जो मेजर लोग हैं वो सारे, जैसे ये कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट गाँव है, ये कंट्री है, ठीक है, ये हर गांव में जाते थे। वहाँ की पंचायत, मतलब वहाँ ऑब्वियसली यूके में पंचायत नहीं होती, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ की पंचायत से वहाँ के लोगों से पूछते थे आपके यहाँ क्या क्या सही है क्या गलत है। ऐसी हर गांव में जा जाके वो वहाँ के रूल्स पढ़ते थे, क्या सही है क्या गलत है। और जब उन्होंने कुछ देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह गलत हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह सही हैं, तो सबका एक कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने कॉमन लॉ बना दिया। सो कॉमन लॉ क्या होता है, इट इज़ डिवेलप फ्रॉम लोकल कस्टम्स, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, ये सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ नहीं डिटेल में करा रहा। द ओनली रेमेडी इज डैमेजेस, कॉमन लॉ के अंदर जो ओनली रेमेडी थी वो था डैमेजेस, नुकसान बियर करना। ऐसा नहीं है किसी को जेल पहुंचा देते थे कुछ, जस्ट डैमेजेस। एंड मे बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, मतलब अगर लॉ इन्होंने बोल दिया तो वही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते। अगर पंचायत ने उस बंदे को बोल दिया कि गलत है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट, चाहे हो सकता है वो बंदा सही हो। नॉट दैट गर्ल वाला पार्ट, वो तो ऑफकोर्स गलत है, बट वैसे किसी और चीज़ में क्या पता। अब जैसे किसी इंसान ने एक चोरी करी थी, ठीक है, अब वो चोरी जो उसने करी है उसका बैक एंड पे पर्पस क्या था कि उसके घर में उसकी मदर उसके फादर बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको पैसे चाहिए थे वरना वो शायद ना बचते, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसको करनी पड़ी, चोरी करनी पड़ी। तो देखा जाए इसने जो काम किया वो गलत है, लेकिन पीछे जो पर्पस है वो ऑब्वियसली इसने अपने माँ बाप के लिए किया। सो इन्होंने तो बोल दिया भाई तूने चोरी की है तो तेरे को तो डैमेजेस देने पड़ेंगे। अब एक तो इसके माँ बाप वैसे ही बीमार हैं, वो वैसे मर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस केस में ये चीज़ बहुत ही रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाती है कि जैसा पंचायत ने बोल दिया वैसा करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बंदा नहीं इनके सामने कुछ बोल सकता, ये अपना माथा नहीं मार सकता कि आप समझो मेरे घर में ये हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम पहले आई। उसके बाद अब जैसे ये पैराग्राफ है, जजेस वुड ट्रैवल अराउंड द कंट्री एंड अप्लाई अ मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड कॉमन सेंस टू बिल्ड अ बॉडी ऑफ इंटरनली कंसिस्टेंट लॉ। हाउएवर दिस समटाइम वुड रिजल्ट इन हार्श कॉन्सिक्वेंसेज, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। अब इस चीज़ को डील करने के लिए कि यार ऐसे तो हर चीज़ गलत हो रही है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं पा रहा कि उसने ऐसा काम क्यों किया। सो टू डील विद दिस इशू द डैमेजेस आर नॉट ऑलवेज अ सूटेबल रेमेडी। इक्विटी वॉज डिवेलप्ड 200 or 300 ईयर्स लेटर आफ्टर कॉमन लॉ, मतलब कॉमन लॉ बनने के 200-300 साल बाद जाके इक्विटी बना, और उसके बनने से फेयरनेस आई इंग्लिश लीगल सिस्टम में कि हाँ अगर किसी बंदे के साथ गलत हुआ है तो वो फाइट कर सकता है। तो इक्विटी कैसे बना? इक्विटी इज डिवेलप्ड एज अ पिटिशन बाय अ पार्टी हु फेल्ट कॉमन लॉ हैज़ लेड टू इनजस्टिस। जैसे वो जो बच्चा था जिसके अगेंस्ट पंचायत ने कॉमन लॉ ने बोल दिया था कि भाई तेरे को डैमेजेस पे करने हैं, वो बंदा इक्विटी में जाए और वहाँ पे बोले कि देखो जी मैंने जो काम किया है उसके पीछे एक पर्पस था, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं जिसके पैसे लिए थे उसको वापस कर देता हूँ, लेकिन मेरे को डैमेजेस देने के लिए मत बोलो, मैं नहीं दे सकता, मेरे घर पे ये सिचुएशन है। तो इक्विटी वाले इसकी बात सुनेंगे, मतलब ये इक्विटी वालों के पास जाके इसने अपना माथा घिसा, अपना सर फोड़ा जाके, तब वहाँ पे इक्विटी वालों ने इनकी बात सुनी। नेक्स्ट, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन कॉमन लॉ, कॉमन लॉ से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ बातें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं। इट इंट्रोड्यूस न्यू डिस्क्रिशनरी रेमेडीज, एग्जाम्पल इंजंक्शंस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि ज़रूरी नहीं है कि डैमेजेस ही पे करना है, हो सकता है इसको बोला जाए कि तूने जो चोरी किया वो सारी वापस कर दे उनको, आज के आज वापस कर, ठीक है। दैट इज़ लाइक अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि जैसा इसको बोला जाए वैसा करना है, ज़रूरी नहीं है डैमेजेस ही पे करने हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद फेयरनेस, देयरफॉर इट विल नॉट बी ग्रांटेड इफ देयर इज अनड्यू डिले इन ब्रिंगिंग द केस। मतलब अगर इस बंदे ने इक्विटी में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, या जिस ये बंदा खुद उसने एक्चुअली गलत काम करा और वो झूठ बोल रहा है, और देयर इज़ नो म्यूचुअलिटी, बोथ पार्टी शुड बी एबल टू ब्रिंग अ केस। मतलब जैसे अगर दो बंदों के बीच में केस हुआ है तो दोनों ही इक्विटी में जाके लड़ें, अगर सिर्फ यही लड़ रहा है दूसरा कुछ नहीं कर रहा, दैट विल नॉट बी कंसर्न, कि मतलब ऑब्वियसली तो हो सकता है इसने गलत करा ही होगा, ठीक है ना। सो दैट इज देयर इज नो म्यूचुअलिटी। इसके बाद आता है प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। अब जब हमारा इक्विटी लॉ बना उसके बाद नए नए लॉज बनते रहे,
तो उसमें दो लॉज आए, प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। सो बेसिकली क्या होता है, देर आर टू टाइप ऑफ लॉज जो हमारे सिस्टम में बने हैं। अब प्राइवेट लॉ रिलेट्स टू टू पर्सन, जैसे एक बंदा किसी दूसरे बंदे पे अगर केस करता है, इन दोनों के आपस की जो बात है दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट लॉ। और पब्लिक लॉ होता है कि बेसिकली जैसे एक इंसान ने किसी का मर्डर किया, एक इंसान ने किसी का मर्डर किया, तो जो स्टेट है, स्टेट बेसिकली लाइक यू से पुलिस, तो पुलिस उस बंदे पे केस करती है कि इस बंदे ने मर्डर किया है तो हम इसको जेल में डालेंगे और कोर्ट में इसके अगेंस्ट फैसला होगा। अब होता ये है कि ये जिसने मर्डर किया है, हो सकता है कि इसने नहीं किया हो मर्डर, तो इसको भी मौका दिया जाता है बोलने का। लेकिन यहाँ पे जो केस किया जाता है वो करती है स्टेट, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं करता, स्टेट पुलिस केस करती है इस पे। और स्टेट का इस बंदे पे केस करने का रीज़न क्या होता है, ऐसी चीज़ें करने का, ताकि आम जनता वाले लोग ऐसा काम करने से पहले डरें कि कल को अगर ऐसा हुआ, हमने भी किसी का मर्डर किया, तो हमारे ऊपर भी स्टेट एक्शन लेगा और काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पब्लिक लॉ और ये होता है प्राइवेट लॉ। सो विद इन पब्लिक लॉ डिफरेंट कैटेगरीज एग्जिस्ट। दीज इंक्लूड क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, administrative law, social welfare law, and all deal with matters relating to the whole country, जिसे सारी कंट्री को इफेक्ट पड़ता है, बेसिकली वो सब पे अप्लाई होता है, ये लॉ सब पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ इज कंसर्न विद द लॉ एनफोर्स्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने बताया था। दिस कैन इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ एंड अदर एरियाज विच डील विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लैंड लॉ, प्रोबेट एंड कंपनी लॉ विच डील्स कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बनने हैं एंड ऑल। बेसिकली सिंपल सा, प्राइवेट लॉ रिलेट्स टू केस बिटवीन टू पर्सन, दो बंदों के बीच में लड़ाई हुई है तो उसके बीच में जो लॉ और रूल्स बनते हैं दैट इज प्राइवेट लॉ। सो हमने एक पढ़ा है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। अब इस सिविल लॉ के बारे में हमने नहीं पढ़ा। सिविल लॉ इज बेसिकली प्राइवेट लॉ एंड क्रिमिनल लॉ इज पब्लिक लॉ। ये याद रखना। मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट राइट इट हेयर। तो क्रिमिनल लॉ और पब्लिक लॉ, सिविल लॉ और प्राइवेट लॉ। तो क्रिमिनल लॉ रिलेट्स टू कंडक्ट of which state disapproves and which it seeks to control. It is a form of public law. Civil law is a form of private law and involves relationship between individuals. इसका पर्पस क्या होता है, अब ये ध्यान से सुनना गाइस, these are very important points. Purpose of criminal law, the enforcement of particular forms of behavior by state which acts to ensure compliance. इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल लॉ का पर्पस है कि जो भी कोई बंदा, मतलब कोई भी बंदा कोई भी गलत काम ना करे, वो डरे गलत काम करने से कि अगर मैंने गलत काम करा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है। और सिविल लॉ पर्पस इज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड टू प्रोवाइड रेमेडीज। अब जैसे क्रिमिनल लॉ में बना हुआ है कि अगर तुम ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट पेनल्टी लगेगी, तो इट्स अ हैवी पेनल्टी। तो लोग ये काम करने से पहले डरते हैं कि नहीं यार, अगर हम ऐसे पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पेनल्टी लगेगी, पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट इज लाइक अ क्रिमिनल लॉ विच अप्लाइज टू द होल कंट्री। क्रिमिनल लॉ, इन क्रिमिनल लॉ द केस इज बॉट बाय द स्टेट। मैंने बताया था जैसे पुलिस करती है केस, तो बॉट बाय द स्टेट इन नेम ऑफ द क्राउन, मतलब वहाँ की क्वीन। द क्रिमिनल केस विल बी रिपोर्टेड एज रेगिना वर्सेज दिस, वेयर रेगिना मीन्स लैटिन फॉर क्वीन। तो क्वीन केस करती है, एक तरह से स्टेट केस करता है, कंट्री केस करती है उस पर्टिकुलर पर्सन पे। सिविल लॉ द केस इज बॉट बाय द क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो केस करता है, हु इज सीकिंग अ रेमेडी। द केस विल बी रेफर्ड टू बाय द नेम्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट सच एज ब्राउन वर्सेस स्मिथ। दो बंदों के बीच में केस है तो दोनों का नाम आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें ये प्रूफ करना कि मैं गलत नहीं था वो है प्रोसिक्यूशन पे। स्टेट ने केस कर दिया उस बंदे पे, अब उस बंदे को प्रूफ करना है, उसके ऊपर बर्डन है कि उसको प्रूफ करना है कि वो गलत नहीं है। अब जैसे मर्जी प्रूफ करो, उसको करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ क्रिमिनल सिविल लॉ इज ऑन द क्लेमेंट। अगर क्लेमेंट कोई केस कर रहा है किसी दूसरे पर्सन पे, ये पर्सन इस पर्सन पे केस कर रहा है कि इसने मेरे साथ गलत किया, तो ही हैज़ टू प्रूव, ही शी हैज़ टू प्रूव दैट दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। तो सिविल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस पर्सन को प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दिया कि गलत किया तो बस ठीक है।
ये अगर इसने बोला कि ठीक है मैंने गलत किया, मुझे प्रूफ तो दिखाओ कि आपने कभी ऐसी बात बोली हो, कुछ ऐसा करा हो, हमने कुछ एक्ट्स करे हो ऐसे, तो वो इसको प्रूफ करने पड़ेंगे किसको? क्लेमेंट को, जिसने केस करा है। ऐसा क्यों बना? अब सोचो, दो बंदे हैं, ठीक है, ये इससे बहुत चिढ़ता है, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये इससे बहुत चिढ़ता है। इसने, चलो एक काम करते हैं, इसको और एक प्रैक्टिकल चीज़ लेते हैं। मैं बोलता हूँ, लेट्स से शाहरुख खान मेरे पैसे लेके भाग गया, जस्ट एन एग्जाम्पल, शाहरुख खान मेरे पैसे लेके भाग गया, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा शाहरुख खान मेरे पैसे लेके भाग गया, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ शाहरुख खान पे होगा, वो प्रूफ करेगा, कहाँ से वो प्रूफ करेगा? वो तो मेरे को जानता तक नहीं है। वो कहेगा कि मेरे पास कोई कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसको, ये सब वो सब। वाई शुड ही प्रूव? ये तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कि कैसे मैंने इस पे केस लगाया, कैसे मैं इसको ब्लेम कर रहा हूँ, कैसे शाहरुख खान कहाँ दिखा मुझे, कब आया मेरे घर, ये सब इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चीज़ें गलत ना हो, सही सेंस में चले, तो सिविल में अंदर जो बंदा क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे गलत हुआ है। और क्रिमिनल के अंदर उसे नहीं प्रूव करना, स्टेट को, कंट्री को नहीं प्रूव करना कि हमने क्यों केस करा है, उस बंदे को प्रूव करना है कि मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसे तो पुलिस वाले किसी के भी, या कंट्री तो किसी पे भी केस कर देगी बंदे पे। पहली बात तो ऐसा वो करेंगे ही क्यों? देयर इज नो वैलिड रीजन। और इस केस में अब यहाँ पे बात है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, गिल्ट मस्ट बी शोन बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टेट ऐसे किसी पे केस नहीं करता, पुलिस ऐसे किसी पे केस नहीं करेगी। अगर वो करेगी दैट मीन्स कुछ गलत है, तभी करेगी। और जिस बंदे पे केस हुआ है उसका जो स्टैंडर्ड होता है प्रूफ का, वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए कि लगे कि एक्चुअली हाँ उसने नहीं करा था वो काम, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, इट्स अ लायबिलिटी मस्ट बी शोन इन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। क्रिमिनल के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो हमें प्रोसिक्यूटर ने देना है। और सिविल लॉ के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ एक नॉर्मल भी चलता है कि कोई छोटा मोटा प्रूफ भी दे दिया, दैट विल ऑल्सो वर्क। ऑब्जेक्ट, टू रेगुलेट सोसाइटी बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम किसी बंदे पे केस करते हैं या किसी बंदे को जेल भेजते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? ताकि सोसाइटी के पास एक एग्जाम्पल पहुंचे कि अगर आपने ये काम किया तो आपके ऊपर पनिशमेंट होगी। इसीलिए हम ये क्रिमिनल लॉ बनाते हैं, पहले ही लोगों को बताते हैं कि अगर ये चीज़ तुमने करी तो तुम्हारे ऊपर केस होगा, उनको डराने के लिए कि तुम ये काम मत करना। और ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल लॉ इज यूजुअली फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन टू पुट क्लेमेंट इन द पोजीशन दैट ही वुड हैव बीन इन द रॉन्ग हैड नॉट ऑकर्ड। अगर किसी एक बंदे ने किसी दूसरे के साथ गलत किया, इसने इसके साथ अगर कुछ गलत किया, तो इसका जो भी लॉस हुआ है इस गलती की वजह से, वो इसको वापस मिल जाए। जैसे कि अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ ही ना होता तो वो नुकसान उसका ना होता, वो चीज़ इसको वापस मिल जाए। ये ऑब्जेक्ट होता है क्रिमिनल सिविल का, ठीक है। इफ फाउंड गिल्टी, अगर क्रिमिनल में वो बंदा गिल्टी फाउंड हुआ, द क्रिमिनल कोर्ट विल सेंटेंस द अक्यूज्ड एंड इट मे फाइन हिम और इम्पोज अ पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इफ इनोसेंट द अक्यूज विल बी एक्विटेड, मतलब अगर प्रूव हुआ गलत, गिल्टी, तो उसको फाइन भी देना पड़ सकता है और उसके ऊपर उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। इफ द सिविल कोर्ट विल ऑर्डर द डिफेंडेंट पे डैमेजेस और इट मे ऑर्डर सम अदर रेमेडी, एग्जाम्पल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। सिविल लॉ के अंदर अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि अगर एक बंदा गिल्टी प्रूव हुआ, तो उसको बोला जा सकता है कि या तो कुछ पैसे दो या फिर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के इतने दिन तक तुम्हें ये काम करने हैं। जैसे जो इंडियन बंदे हैं, इंडियन बंदों को बड़ा फनी सा चीज़ है, जैसे तुमने अगर मूवी देखी होगी वेलकम, तो वेलकम में जो एक उनके मजनू भाई का जो बंदा होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है कि तुम्हें फुग्गे फुलाने, गुब्बारे फुलाने हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो मत सोचना इतना डिटेल में, जिन्होंने देखी है शायद वो इसको रिलेट कर सके। तो ये होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि तुम्हें तब तक ये काम करना है, दिस इज समथिंग काइंड ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से लर्न करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें से काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, लेट्स सी which one of the following statement is correct? A, the aim of criminal law is to regulate behavior within the society by the threat of punishment। एग्जैक्ट लाइन हमने पढ़ी थी, तो पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे भी पढ़ लेते हैं। द एम ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू पनिश ऑफेंडर्स, नहीं, क्रिमिनल लॉ का ये नहीं है कि जिसके अगेंस्ट केस हुआ उसको पनिश ही पनिश करना है। उसका मतलब है क्रिमिनल लॉ बना इसलिए है
कि अगर ये लॉ में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो पनिश करने के लिए लिखी गई हैं, वो इसलिए लिखी गई हैं ताकि कोई भी बंदा वो काम ना करे, पहले से ही उसको डरा देते हैं कि ये काम नहीं करना। सी, द एम ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रोवाइड अ मीन्स वेयर बाय इंजर्ड पीपल में ऑब्टेन कॉम्पनसेशन। ये तो क्रिमिनल का है ही नहीं, ये तो सिविल का है। द एम ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू एंश्योर दैट द विल ऑफ द मेजोरिटी इज इम्पोज्ड अपॉन माइनॉरिटी। ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला, सो दीज आर नॉट द आंसर, आंसर इज ए। ठीक है, चलो गाइस अब करते हैं आगे। सो द कोर्ट सिस्टम, द इंग्लिश मेन सिविल कोर्ट, अब एक बार ये पढ़ते हैं पहले। तो सिविल कोर्ट में गाइस क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट और काउंटी कोर्ट्स। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स कौन कौन से केस ले सकता है और काउंटी कोर्ट्स कौन कौन से केस ले सकता है। सो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स टेक बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, इनके अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों केस जाते हैं। बट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में कौन कौन से सिविल केसेस जाते हैं। तो जुरिस्डिक्शन इज मेनली क्रिमिनल, बट हमारे वो क्रिमिनल का जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा, बट कुछ सिविल के केसेस भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट लेता है। कौन कौन से, जैसे फैमिली मैटर्स सच एज कॉन्टैक्ट ऑर्डर्स, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। दे आर ऑल्सो पावर ऑफ रिकवरी टू द काउंसिल टैक्स एरियर्स एंड चार्जेस ऑफ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर मैटर हों तो ये सारे मैटर्स मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लिए जाते हैं सिविल से रिलेटेड। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सिविल भी होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, तो सिविल से रिलेटेड मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में यही चीज़ें जाती हैं। और काउंटी कोर्ट्स में कौन कौन से जाते हैं, तो सबसे पहले जब केस होता है तो सबसे पहला केस हमारा, जैसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में सबसे पहले जब दो बंदों के बीच में लड़ाई होती है तो वो जाएंगे या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स अगर इन सारे मैटर्स में है, या फिर वो जाएंगे इन काउंटी कोर्ट्स अगर इन मैटर्स से रिलेटेड उनकी कोई भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले वो यहाँ जाते हैं। सो फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहले जब केस किस पे होता है, तो फर्स्ट इंस्टेंस सिविल क्लेम्स इन कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रोबेट एंड इंसॉल्वेंसी। वन डिस्ट्रिक्ट जज हियर स्मॉल क्लेम्स, द हियरिंग इज इनफॉर्मल एंड नो कॉस्ट आर अवॉर्डेड। वन सर्किट जज हियर्स मोस्ट फास्ट ट्रैक एंड सम मल्टी ट्रैक केसेज। ये क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये दो बंदे यहाँ पे गए या फिर इधर गए, केस करा इन्होंने मैटर से रिलेटेड। अब इसके बाद मान लो इन्होंने अपना एक फैसला दिया, एक डिसीजन सुनाया, वो इसके फेवर में था, इसके फेवर में नहीं था, और इसको लग रहा है कि इन्होंने जो फैसला सुनाया वो गलत है। आई डू नॉट अग्री विद देयर डिसीजन। हो सकता है भाई इसके पास और प्रूफ जो इन्होंने सुने ना हो, तो ये आगे क्या कर सकता है, तो आगे केस हो सकता है इसका फर्दर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी और काउंटी कोर्ट में भी। देयर इज ऑप्शन कि ये बंदा हाई कोर्ट में जाके केस कर सकता है कि देखो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ये फैसला आया है बट मैं उस फैसले से अग्री नहीं करता। हो सकता है गाइस, अब तुम सोचोगे कि सर ऐसे तो फिर इस कोर्ट का फ़ायदा ही क्या है कि अगर उसने आगे जाना था तो, नहीं, ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है कि अगर मान लो इसको लगे कि हाँ नहीं जो फैसला दिया है वो सही दिया है, मैं गलत हूँ, तो ठीक है। लेकिन इफ ही स्टिल फील्स कि गलत हो रहा है मेरे साथ, हमने पढ़ा था ना इक्विटी लॉ, तो जैसे उसमें लिखा था अगर किसी के साथ गलत हो रहा है उसको पता है तो वो आगे भी अपील कर सकता है। तो ये बंदा चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट का जज होता है, उसके पास जाते हैं। उसके बाद क्वीन बेंच डिवीजन QBD हियर्स फर्स्ट इंस्टेंट केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। तो क्वीन बेंच डिवीजन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के केसेस लेती है। Chancery division deals with land laws, trust, companies, partnership, insolvency. It hears appeals from county court on probate and insolvency. Family division hears matrimonial cases. तो family division लेती है matrimonial cases जो basically ये वाले थे, नहीं matrimonial हमारे इसमें थे, तो matrimonial वाले ये लेती है। चांसरी डिवीजन CHD केस लेते हैं लैंड, ट्रस्ट, कंपनी, पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड, बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड। क्वीन बेंच लेती है फर्स्ट टॉर्ट से और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और हाई कोर्ट का जज जो होता है सबसे पहले यहाँ पे जाता है, देन फिर इसमें से ट्रांसफ़र होता है किसी भी केस में। जैसे मैंने केस किया तो हाई कोर्ट में एक्सेप्ट करने के बाद देन वो भेजेंगे वो इन तीनों में से किस कैटेगरी में आता है, एंड उसके बाद वो कैटेगरी में इसकी हियरिंग होगी। अब सोचो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि मैं गलत हूँ, या हाई कोर्ट ने इसको गलत बोल दिया, मेरे को सही बोल दिया। अब इसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है,
हो सकता है अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो चलता रहेगा ये। तो अल्टीमेटली जो टॉप का कोर्ट होता है, कहते हैं जिसने, जैसे इंडिया में है सुप्रीम कोर्ट, उसने जो फैसला दे दिया उसके ऊपर कुछ नहीं है, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आगे अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी कोई अग्री नहीं करता, उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कोर्ट ऑफ अपील, सिविल डिसीजन। थ्री लॉर्ड्स जस्टिस ऑफ अपील हियर अपील फ्रॉम हाई कोर्ट एंड काउंटी कोर्ट। अब होता क्या है, कई बार काउंटी कोर्ट से डायरेक्टली केसेस भी कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अगर मैटर बहुत बड़ा है, इसमें फीस बहुत ज़्यादा है, कॉम्पनसेशन बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ अपील यानी सिविल डिवीजन में जा सकते हैं। और अगर मैटर बहुत छोटा है तो वो फिर हाई कोर्ट में पहले जाएगा। तो हाई कोर्ट में भी अगर डिसीजन जो हाई कोर्ट का है उससे अग्री नहीं करते, देन जाते हैं कोर्ट ऑफ अपील में। थ्री लॉर्ड्स जस्टिस ऑफ अपील हियर अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट एंड काउंटी कोर्ट्स। आफ्टर दैट अगर इसके डिसीजन से भी कोई अग्री नहीं करता, तो फाइनली एट द एंड जो फाइनल बचता है हमारा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो मानना ही मानना पड़ता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट से अगर कोई अग्री नहीं करता तो वो कोर्ट ऑफ अपील में जाएगा, और कोर्ट ऑफ अपील के बाद फाइनल होता है सुप्रीम कोर्ट। 5 जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर अपील फ्रॉम कोर्ट ऑफ अपील एक्सेप्शनली फ्रॉम हाई कोर्ट। कई बार हाई कोर्ट से भी डायरेक्टली केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ऑफ अपील में नहीं जाते। अब वो कौन से केसेस हैं, उसमें क्या क्या है, हमें उतना डिटेल में गाइस बिल्कुल नहीं पढ़ना, इतना डिटेल में नहीं जाना। हमें सिर्फ ये पता करना है कि सिविल में मैजिस्ट्रेट कोर्ट और काउंटी कोर्ट होते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास ये मैटर्स होते हैं, काउंटी के पास ये मैटर्स होते हैं सिविल से रिलेटेड। देन मैजिस्ट्रेट और काउंटी हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में पहले हाई कोर्ट में एक हमारा फर्स्ट इंस्टेंस जज होता है। देन 3 ये बंदे होते हैं जो अपने पर्टिकुलर केसेस को टैकल करते हैं। और काउंटी कोर्ट में अगर मैटर बहुत बड़ा है तो वो डायरेक्टली सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। फिर हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट, और सॉरी कोर्ट ऑफ अपील से, और कोर्ट ऑफ अपील से सुप्रीम कोर्ट। तो तुम्हें सिर्फ इसको 1-2 बार देखना है कि जैसे पहले मैजिस्ट्रेट और काउंटी, इनसे जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाता है कोर्ट ऑफ अपील में, और एंड में जाता है सुप्रीम कोर्ट में। काउंटी वाले कुछ केसेस डायरेक्टली कोर्ट ऑफ अपील में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के कुछ केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न दिस चार्ट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर की वेटेज वैसे भी पूरे F4 में थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर्ड बाकी चैप्टर्स से, ठीक है। सो ये पैराग्राफ एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा तुम्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी। The House of Lords was replaced by Supreme Court on 1st October 2009. This court has assumed the judicial function of the House of Lords. The law lords that is used to sit in House of Lords now sit as 12 justices in Supreme Court with the president at its head. तो पहले जो House of Lord था, ये वाला House of Lord बोला जाता था, अब ये सुप्रीम कोर्ट बन गया है। हमें पहले क्या होता था, हमें उससे क्या करना है, हम तो करंट सिचुएशन देखेंगे। The Supreme Court was established by Constitutional Reform Act 2005. It was felt that there is needed to be a separation of powers between judicial function of the House of Lords and the legislative function of the House of Lords, basically to decide issue relating to the law and to make the law, to give assurance of independence of the judges. बेसिकली इनको सुप्रीम कोर्ट बनाना पड़ा कि एक फाइनल डिसीजन कौन लेगा। द सुप्रीम कोर्ट इज नाउ अ सेपरेट बिल्डिंग फ्रॉम हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हैज इट्स ओन अपॉइंटमेंट सिस्टम एंड स्टाफ एंड बजट। तो सुप्रीम कोर्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर्ट से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका इन सब से कोई भी रिलेशन नहीं होता, ये अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है। अब आता है 3 ट्रैकिंग सिस्टम। सो एक चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं बताई थी वो मैं अब बता रहा हूँ। काउंटी कोर्ट में एक 1 सर्किट जज हियर्स मोस्ट फास्ट ट्रैक एंड सम मल्टी ट्रैक केसेस। इसका मतलब क्या है कि कई बार काउंटी कोर्ट में अब एक डिसीजन है, हमें बड़ी जल्दी डिसीजन चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे केस लटकता रहेगा, बहुत लंबा चलता रहेगा, तो देर इज़ अ फास्ट ट्रैक कोर्सेज जहाँ पे बहुत ही जल्दी हियरिंग होती है और फैसला सुनाया जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज़ अ 3 ट्रैक सिस्टम। व्हेन अ क्लेम इज रिसीव्ड इट इज़ एलोकेटेड टू वन ऑफ द 3 ट्रैक सिस्टम। सॉरी, फास्ट ट्रैक वाला अलग था, बेसिकली 3 ट्रैक सिस्टम है कि अगर हमारा क्लेम का अमाउंट बहुत ही छोटा है, ठीक है, द स्मॉल क्लेम ट्रैक डील्स विद सिंपल क्लेम वैल्यूड वॉट नॉट मोर देन 10,000 pounds इन एन इनफॉर्मल कोर्ट।
A fast track deals with moderately valued claims between 10,000 and 25,000 pounds expected to last not more than 1 day. एक ही दिन में इसका फैसला हो जाता है. The multi-track deals with claims over 25,000 and above or complex claims. The county court deals with all cases allocated to small claims. The majority cases of fast track and some multi-track cases, all other claims are dealt with the high court. मतलब ये दोनों जो क्लेम्स हैं, ये वाले तो सारे सारे केस जो है वो काउंटी ही फैसला सुना देता है, ऊपर जाता ही नहीं है केस. फास्ट ट्रैक के कुछ केसेस हैं जो काउंटी में जाते हैं, और अगर कुछ केसेस हैं जो सीधा हाई कोर्ट में जाते हैं, वो कौन से हैं हमें नहीं देखना. ठीक है. और उसके बाद अगर हमारा मल्टी ट्रैक है जो इतने से वैल्यू से ज़्यादा है, वो सीधा सीधा हाई कोर्ट में जाता है. ये वाला केस तो काउंटी में जाता ही नहीं है. ठीक है. ये वाला केस काउंटी में जाता ही नहीं है, सीधा सीधा हाई कोर्ट में जाता है अगर वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है. ऑल अदर क्लेम्स आर डेल्ट विद बाय हाई कोर्ट. ठीक है. अब इसके बाद आता है द मेन इंग्लिश क्रिमिनल कोर्ट. अब हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिविल के केस में क्या होता है, देन कम्स टू क्रिमिनल. अब एक काम करते हैं, मैं अभी सिविल की वीडियो बनाता हूँ, यहाँ तक एक बार यहाँ तक पढ़ लो, अच्छे से इसको समझ लो, साथ ही मैं इसकी वीडियो क्रिमिनल की बना के तुम्हारे को वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा. ठीक है. बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम.